जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और एक जो न्यूमेरिकल मैंने आज आप लोगों को ग्रुप में भेजा है उसका हम सोल्यूशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर जरा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जाने, भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये क्यों वजूद में आया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उससे पहले आपको एक वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। और ये आप लोगों ने 11th क्लास में भी सुना होगा, इसे हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे हम? एरिया वेक्टर। जितने लोगों को ये नहीं पता कि एरिया वेक्टर होता है उन लोगों को फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, मुश्किल से समझ आएगा। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि एरिया क्या होता है, एक वेक्टर होता है। क्यों होता है एरिया वेक्टर? देखिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, कोई भी सरफेस होती है, ठीक है, कोई भी एक क्लोज सरफेस है, तो उसमें आप दो डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर सकते हो, एक तो इनवर्ड और एक आउटवर्ड। या तो आप उस एरिया, जैसे मान लो, जैसे सिंपल मान लो, वो भी छोड़ दो, ये प्लेन है मान लो, ठीक है। अब यार कोई बंदा बोलेगा मैं तो इस प्लेन के इस साइड हूं, इस तरफ, और कोई बोलेगा मैं इस प्लेन के इस साइड हूं, तो डायरेक्शन मैटर कर गई ना। इस प्लेन के इस साइड सीना लगे और इस प्लेन के इस साइड सीना लगे, डायरेक्शन मैटर कर गई ना। तो इसीलिए एरिया क्या होता है, एक वेक्टर होता है। ठीक है, अब एरिया को जो वेक्टर डिफाइन करने के लिए जो हम पैरामीटर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। यानी कि किसी भी एरिया को, किसी भी प्लेनर एरिया को जो भी क्वांटिटी एज अ वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करेगी उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बोलो यार, उसको हम बोलते हैं उसका नॉर्मल वेक्टर। समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे मान लो मेरे पास ये एक एरिया था, ठीक है, मेरे पास ये क्या था, एक एरिया था, ये पूरा का पूरा एरिया ए है, ठीक है। मैंने इसका एक क्या ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट का नाम क्या हुआ, डेल्टा ए मान लो, ठीक है। अब ये डेल्टा ए तो ठीक है, अब मुझे इसका एरिया, मुझे इसका नॉर्मल डिफाइन करना है, ठीक है। इसका जो नॉर्मल होगा वो बिल्कुल इस सरफेस के नॉर्मल होगा, ऐसे, ठीक है। इसे बोलेंगे एन कैप, ये इसका नॉर्मल इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, बहुत सारे जब आप लोग सरफेस देखोगे तो आपको सरफेस में कंफ्यूजन आएगा, आप लोग बोलोगे यार नॉर्मल है कौन सा। हमेशा याद रखना, एरिया को, इस केस में एरिया को डिफाइन करने के लिए हम लोग लेते हैं वो नॉर्मल वेक्टर जो आउटवर्ड होता है। जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस, जैसे मान लो सरफेस है, इस सरफेस के एक तो बनेगा इनवर्ड नॉर्मल और एक बनेगा आउटवर्ड नॉर्मल। तो हमेशा याद रखना है हमें कौन सा नॉर्मल लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे नॉर्मल ऐसे कैसे, देखो मैं 3D तो बना नहीं सकता यहाँ पर, असल में नॉर्मल ऐसे है, ये प्लेन है, ये प्लेन के नॉर्मल देखो, आउटवर्ड नॉर्मल, समझ रहे हो। एक क्या होगा, इस प्लेन के इनवर्ड नॉर्मल, हमें कौन सा लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो जो मैंने ब्लू लाइन ऐसे बनाई है ये एक्चुअल में ऐसे है, समझने की कोशिश कीजिए, 3D में ये बिल्कुल सरफेस से बाहर है। तो अगर आपको इस मतलब जो ये आपको जो ये प्लेनर एलिमेंट है, अगर आपको इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, डेल्टा ए वेक्टर, वेक्टर है ना ये, इज इक्वल्स टू डेल्टा ए, पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका, जो इसका मैग्नीट्यूड है, साथ में अकम्पनीड बाय इट्स नॉर्मल वेक्टर, ये इसका नॉर्मल वेक्टर आ गया। तो आपको एक कोई भी प्लेनर एरिया है तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में आपको इस तरीके से लिखना है। आपको समझ आया कि एरिया वेक्टर है और एरिया वेक्टर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये आपको एन कैप समझ आ रहा है, बोलो यार, ठीक है। ये एन कैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल के, हमेशा याद रखना। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक, मैं अगर बोल दूं कि ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, मान लो कि ये एक प्लेन सरफेस है, तो ये प्लेन सरफेस मैंने ऐसे रख दी, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, ये, या तो ऐसे या फिर ऐसे, और हम देंगे आउटवर्ड ऐसे, ठीक है। जैसे आप प्लेन मूव करोगे, जैसे आप क्या मूव करोगे, ध्यान से देखो यार, ये ना, ये जैसे आप प्लेन मूव करोगे, देखो 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 देखो, एरिया मूव कर रहा है ना, उसका नॉर्मली मूव कर रहा है। अगर एरिया ऐसे होगा तो नॉर्मल कहाँ गया, ऊपर। अगर एरिया ऐसे होगा तो नॉर्मल कहाँ गया, अगर एरिया ऐसे होगा नॉर्मल कहाँ गया, नीचे। ये आपको समझना है, मूवमेंट समझना पड़ेगा, ठीक है। मूवमेंट समझना पड़ेगा, काम आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए समझ आया एरिया वेक्टर क्या होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो यार, नोट्स में सब प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोड़ दो, पहले समझो फ्लक्स वर्ड क्या होता है यार। तुम लोग फ्लक्स क्या होता है, देखिए मैंने अभी अब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला भाई एक फील्ड, दो फील्ड लाइन, तीन फील्ड लाइन, चार फील्ड लाइन, पांच फील्ड लाइन। अबे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता यार, प्रैक्टिकली तो मतलब बहुत सारी फील्ड का पूरा बंच होता है, एक साथ आता है वहां पर। सिंगल, कभी कभी सिंगल लाइन ऐसे फ्लो नहीं होती, ठीक है। जैसे एक किसी आप रिवर में जा रहे हो, तो रिवर में पूरा का पूरा वाटर फ्लो होता है, क्या आप ऐसा बोलोगे वाटर लाइन फ्लो हो रही है, उसको बोलते हैं वाटर फ्लक्स, पूरा का पूरा वाटर एक साथ फ्लो हो रहा है। सेम तरीके से पूरी की पूरी लाइंस बंडल में फ्लो होती हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो हो रही है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो हो रही है तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही हैं। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती है उनका अमाउंट जब बढ़ जाता है, जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट में होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, जो ये वर्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इसका सिंबल फाई होता है, ऐसे इसको ई से इंडिकेट करते हैं, फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ये बनाई मैंने, ये दोनों एनालॉगस है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में मेंशन भी है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आपका इलेक्ट्रिक लाइन दोनों के दोनों एनालॉगस है, मतलब दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सही बात है कि नहीं बात है? बस फ्लक्स क्या है, मोर प्रैक्टिकल कंसेप्ट है और प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, क्योंकि बंच ऑफ लाइन होती है, सिंगल लाइन तो बहुत ही रेयर होती है। तो बंच ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लोग क्या यूज करते हैं, फ्लक्स यूज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आ गया, ठीक है। अब देखो यार, आपको पता है मैंने यहाँ पर फील्ड बनाई, मैंने एक एरिया बनाया, इसका मतलब फ्लक्स के लिए एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका डेफिनेशन भी ये भी निकल के आएगा और इसका फॉर्मूला भी निकल के आएगा। एक रफ असेसमेंट है, हम फिजिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे, आप भी मेरे साथ चलना, एकदम आपको समझ आएगा। मान लीजिए मेरे पास दो बंदे आए, ठीक है, एक ने ये एरिया बनाया और दूसरे ने ये एरिया बनाया, दोनों का एरिया लगभग सेम था, ठीक है, दोनों का एरिया सेम था। और एक मेरे पास ये फील्ड लेके आया, ठीक है, सही बात है, और एक मेरे पास ये फील्ड लेके आया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि किस बंदे का फ्लक्स ज्यादा है, मतलब किस बंदे के एरिया से फील्ड ज्यादा निकली। आप बोलोगे इससे, इसका मतलब इसका फ्लक्स क्या है, ज्यादा। इसका फ्लक्स क्या है, बोलो यार, ज्यादा। क्यों है इसका फ्लक्स ज्यादा? क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां ऑटोमेटिकली फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। सही बात है कि नहीं बात है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे फ्लक्स डिपेंड करता है, पहली चीज। अब बात करते हैं, मेरे पास दूसरे दो बंदे और नए आए, अनोखे। ये कहां गए? इन्होंने, एक ने एरिया बनाया ऐसे और एक ने एरिया बनाया ऐसे। अब एरिया कैसे आता है, पहले वाले का, बाद वाले का एरिया क्या कम है। अब क्या आया, इन्होंने जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने लूप को रखा है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है दोनों की, यानी कि इसकी फील्ड भी सेम है और इसकी फील्ड भी, दोनों की देखो फील्ड स्ट्रेंथ सेम है। देखो समझ आ रहा है, दोनों की डिस्टेंस सेम है दोनों। अब आप बताओ किसका फ्लक्स ज्यादा है, इसका। क्यों? क्योंकि इसका एरिया क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब फ्लक्स कहीं ना कहीं एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, बोलो यार। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। सही बात है कि नहीं बात है ना? चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दो पैरामीटर तो समझ आ रहे होंगे यार। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा, देखो अगर एरिया बढ़ेगा ज्यादा, उसके अंदर से वो निकलेगा ना फील्ड। सेम वाटर समझ लो, मान लो किसी नदी में रिवर फ्लो, कहीं रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। एक बंदा गया, उसने एक छोटा सा लूप उसमें रखा है ऐसे करके, तो उससे वाटर जब पास होगा वो कम होगा। एक बंदा गया, उसने बड़ा लूप रख दिया, तो उसके लूप से जो वाटर पास होगा वो ज्यादा होगा। तो सेम तरीके से एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, यही सिर्फ दो चीजें नहीं है, इसमें एक चीज और मैटर करती है। वो मैटर ये करती है कि आपके लूप की ओरिएंटेशन क्या है। आपके लूप की क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, मतलब ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक ये लूप लेके आया हूं। देखिए, मान लो कि मेरे पास एक लूप है, ठीक है ना, लूप है ना। अब ये लूप मैंने कुछ इस तरह से रख दिया, ये लूप है, ठीक है, ऐसे रख दिया मैंने, ऐसे रख दिया, चलो ठीक है। ये लूप मैंने ऐसे रख दिया, ओए इधर आ, जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, ऊपर तो पहुंच भी नहीं पा रहे हैं यहाँ तक, हाँ ऐसे रख, ठीक है। ये भाई अपना, ठीक है। मान लो इसने लूप ऐसे रख दिया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, देखो ऐसे हो रही है पास, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एरिया का नॉर्मल क्या है जो भाई ने यहाँ पर बनाया हुआ है, देखो भाई का एरिया ये रहा, ये है भाई का एरिया, ठीक है, ऐसा हो जाए भाई। इस एरिया का नॉर्मल क्या है, आप बोलोगे भैया इसका नॉर्मल तो ये है, ठीक है। आराम से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही थी यहाँ से, ठीक है। धीरे धीरे इसका मन आया, इसने लूप को ऐसे टेढ़ा किया, ऐसे करते भाई, ऐसे, अबे ऐसे नहीं, ऐसे कर भाई यार, ऐसे करा, ऐसे, हाँ। धीरे धीरे से लूप को क्या टेढ़ा किया, ये नहीं कर पा रहा, तुझा तुझा, ठीक है। मान लो, समझो ये लूप बिल्कुल ऐसा था, जब मैं समझा रहा हूँ, ये लूप ऐसा था, ठीक है। इसका नॉर्मल इस साइड था, ठीक है, और फील्ड यहां से आ रही थी। धीरे धीरे क्या किया मैंने, इस लूप को ऐसे टिल्ट किया, ऐसे 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 ऐसे। अब इसका नॉर्मल कहाँ गया, ऊपर, बोलो यार। अब इसका नॉर्मल कहाँ गया, ऊपर, कुछ इस तरह से। बिल्कुल मैंने आपको सुनाया, ऐसे सरफेस थी, ये पूरा एक लूप था, इससे आराम से फील्ड पास हो रही थी, इसका नॉर्मल इस साइड था, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, नॉर्मल कहाँ गया, ऊपर। फील्ड कहाँ जा रही है, ऐसे। क्या अब इस लूप से कोई फील्ड पास होगी, कहां से, इसके ऊपर और नीचे से निकल जाएगी, लूप से तो पास होगी ही नहीं। अरे अब खुद बताओ ना यार, ये लूप था, ये लूप था, क्या इस लूप से फील्ड पास हुई? ये लूप ऐसे आ गया, ऊपर नीचे से निकल जाएंगे। लेकिन जब ये लूप ऐसे था, देखो ना तुम और मैं सामने देख लो यार, तुम कैमरे की तरफ से मेरे पे फील्ड फेंक रहे हो, फील्ड पास होगी मेरे मेरे फेस पे लगेगी, हाँ लगेगी। लेकिन जब मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या इस लूप से मेरे फेस पे लगेगी फील्ड? नहीं, ऊपर नीचे से निकल जाएगी। अब लगी ना लूप से मेरे फेस पे। तो समझने की कोशिश करो, तो जो ये लूप है ना, ठीक है, इस लूप का नॉर्मल
जब मेरे फेस पे लग रही है तब इस लूप का नॉर्मल मेरी तरफ है, ये देखो इसका नॉर्मल मेरी तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारी तरफ से आ रही है और जो नॉर्मल मेरी तरफ है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, सेम। इसका मतलब एंगल क्या है, जीरो। तो जब थीटा जीरो होगा, थीटा समझो क्या है, थीटा क्या है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है और जो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फेंक रहे हो उसके बीच का एंगल है, उसके बीच का क्या है, एंगल है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो जब ये एंगल जीरो था, अभी देखो नॉर्मल मेरी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम फेंक रहे हो, दोनों मेरी तरफ आ रहा है, दोनों जब दोनों सेम जा रहे हैं इसका मतलब एंगल क्या है, जीरो। तो जब एंगल जीरो होगा तो फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम। फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम। सही बात है ना, देखो। लेकिन जैसे ही तुमने इस लूप को ऐसे किया, टिल्ट किया, ठीक है, समझ रहे हो, जैसे तुमने इस लूप को ऐसे किया ऊपर, अब नॉर्मल कहाँ हो गया, ऊपर। अब इसका नॉर्मल जैसे तुमने लूप को ऐसे किया तो अब तो नहीं आ रही ना लूप तुमने सही, अब नॉर्मल कहाँ चले गया, ऊपर। बोलो यार नॉर्मल कहाँ चले गया, ऊपर। और फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, ऐसे। तो इसका मतलब नॉर्मल ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे आ गया। तो दोनों के बीच एंगल कितना बन गया, 90। जैसे ही 90 बना, समझने की कोशिश करो, ये था ना, ये बन गया 90। क्या मेरे फेस पे, क्या मेरे फेस पे अब कोई फ्लक्स लग रहा है इससे, लूप से लग रहा है, नहीं। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो जैसे ही थीटा 90 होता है फ्लक्स क्या होता है, मिनिमम। अब आपको ये समझना पड़ेगा यार, ये तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है, मैंने आपको समझा दिया। अब आपको समझ आ रहा है एरिया, एरिया मैंने वेक्टर को क्यों समझाया था, क्योंकि एरिया के नॉर्मल के साथ चलना पड़ेगा आपको। फिर समझाऊं क्या, ठीक है, फिर देखना, ये मैंने भी समझाया, इसको बिल्कुल बैक करके फिर देखना, समझ आ जाएगा, ठीक है। वरना मैं आप लोगों को दोबारा किसी को डाउट होगा तो मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में फिर पूछना, समझा दूंगा, ठीक है। फिर समझाऊं, बिल्कुल ये सिंपल ये लूप है, ठीक है, ये सिंपल बीच मान लो हॉलो है, ये सिंपल लूप है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसका नॉर्मल इधर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे और नॉर्मल जाएगा ऐसे, दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो, ठीक है, मैक्सिमम पास होगा। लेकिन जैसे ही ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, अब नॉर्मल कहाँ गया, ऊपर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, इधर। अब फ्लक्स कहां से पास होगा, इसके ऊपर और इसके नीचे से, इस लूप से पास नहीं होगा। इसका मतलब 90 होते फ्लक्स क्या हो गया, बोलो भाई, 90 होते फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अब आप खुद सोचो, आपने मैथ पढ़ी हुई है कि ऐसा कौन सा एंगल है जो थीटा इज इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू देता है और थीटा इज इक्वल टू 90 पे मिनिमम वैल्यू देता है, वो कौन सा रेशियो है, साइन है या कॉस है, कॉस, बिल्कुल सही। कॉस जीरो मैक्सिमम वैल्यू देता है 1 और कॉस 90 मिनिमम वैल्यू देता है 0। इसका मतलब ये जो फ्लक्स है ये कहीं ना कहीं कॉस थीटा के फैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है। समझ आ गया। तो जब हम इन तीनों चीजों को कंक्लूड करते हैं तब हमारे जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ई ए कॉस थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या है, ये बहुत समझने वाली बात है। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का कहता है नॉर्मल, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। जैसे जैसे आपका नॉर्मल वेरी करेगा, आपको ये कंसेप्ट समझ आया जो मैंने समझाया, ये बहुत बिल्कुल ये एकदम रफ बेसिक है समझने के लिए, ठीक है। ये आपको बहुत रेयर किसी बुक में मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल रफ तरीके से समझाया मैंने आपको, ठीक है, किस तरह से। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो फ्लक्स बढ़ गया, मैंने एरिया बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ गया, मैंने कॉस थीटा, मैंने यहाँ थीटा को 0 डिग्री किया तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, मैंने कॉस को 90 किया तो क्या हो गया, फ्लक्स मिनिमम। अब मैं आपको दोबारा इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए जल्दी देखो, जैसे मान लो प्रॉपर बुक में किस तरह समझाया गया है वो भी समझते हैं, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई है ऐसे, पहले ही बोल रहा हूँ, अपन लोग जो पढ़ते हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। ये पूरे कोर्स इस केस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म के लिए समेशन काम नहीं आता, इंटीग्रेशन काम आता है, ठीक है। अब देखिए, इस सरफेस का नॉर्मल बनेगा ऐसे, ठीक है, बट यहाँ तो मैं ऐसे नहीं बना सकता, यहाँ मैं कैसे बनाऊंगा, मान लो मैंने ऐसे बना दिया, इसका नॉर्मल ही है, तो ये है सरफेस का नॉर्मल, ठीक है। और ये इसके बीच का एंगल है थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल आ गया, ये नॉर्मल और कहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होगी ना, इसमें से ऐसे निकल रही होगी ना फील्ड, तो मान लो नॉर्मल है और फील्ड ऐसे निकल रही तो बीच का एंगल है, तो थीटा एंगल हो गया, ठीक है। अब कोई आपसे बोले कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स हुआ, आप बोलोगे अरे ये तो बहुत ईजी है, इस पूरे लूप का एरिया मान लो ए है, आप बोलोगे तो बहुत ईजी, आप क्या करोगे, आप बोलोगे फ्लक्स तुझे इंडिकेट करते हैं पाई ई से, तो क्या हो जाएगा, अभी तो भैया ने सिखाया हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ना, कॉस थीटा, बोलो, ठीक है। एक तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप सबको पता है कॉस थीटा जो कॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिए यहां से एंगल हटते, एंगल क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन, एंगल हटा वेक्टर आ गया, एंगल आया सिर्फ वैल्यू आई।
हमेशा याद रखना, जब भी कभी एंगल होगा तो सिर्फ वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड, लेकिन जैसे ही एंगल हटता है तो प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में आते हैं। तो आपका ये आ गया फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए। समझ आ रहा है? तो कोई आपसे बोले भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, आप बोलोगे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कुछ भी नहीं है, इट इज ओनली द नंबर। देखो समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कितनी फील्ड लाइन आपके उस एरिया से निकल रही हैं जहां आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है, दैट्स ऑल। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द पर्टिकुलर एरिया इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, जिस भी एरिया में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उस एरिया से कितना फील्ड लाइन निकल रहा है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, बस लाइनों का एक बंडल है, कंपोजिशन, गुच्छा है। ठीक है, सही बात है कि नहीं बात है, बोलो यार, आपको ये समझ आ रहा है, मैंने क्या समझाया? अब बात करते हैं इसकी। आप सभी लोगों को पता है यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, फ्लक्स क्या है, नंबर है, 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 10 की पावर 6, एक नंबर है। ठीक है, और नंबर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। वैसे भी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर। जब भी आप कभी किसी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, जैसे आपने एक सी बनाया, ये बना था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, तो जो ये सी बनेगा चार्ली बनेगा, ये चार्ली कैसा होगा, स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम यहां पर बात कर रहे हैं, बात क्यों हम दिख जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। देखिए इसकी यूनिट क्या है, आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, आप सभी को पता है, न्यूटन पर कूलम। किससे मल्टीप्लाई हुआ, एरिया से, तो मीटर स्क्वायर। तो कुछ लोग इसकी यूनिट को ऐसा लिख सकते हैं, बस छुट्टी, ये इसकी ऐसा यूनिट बन गई आपकी। बोला यार फ्लक्स कैसे यूनिट बन गई, समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ गया। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर का स्केलर होता है, ये इसकी हमने यूनिट लिख दी। इस तरह से नॉर्मल वेक्टर है, ऐसे क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन दे दी। ठीक है, ठीक है, चलिए समझ आ गया। और इसके बारे में एक नोट पॉइंट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इस वेक्टर के यहाँ से चलेंगे आप लोग। नोट पॉइंट 1, अगर थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, जैसे ही आपने थीटा 0 कर दोगे, ध्यान रखो थीटा को 0 करते ही cos 0 कितना होता है, 1। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अरे खाली ऐसे लिख देते हैं इसको, ई इंटू ए, ये मैग्नीट्यूड समझ लो बस। ठीक है, जैसे मैंने थीटा 0 किया तो वैल्यू कितनी आई, ई इंटू ए, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर ध्यान से देखो, सेकंड, ये पहला नोट है, और नोट का दूसरा पॉइंट सब मैंने नोट्स में प्रॉपर दूंगा। ठीक है, यहाँ अभी मैं रफ नोट तैयार करते रहो, कॉपी लेके बैठा करो, ऐसा ना बैठा करो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर थीटा कितना कर दूं, 90 कर दूं, मैं दो ही केस कर रहा हूँ, तो जो मेरा फ्लक्स है वो कितना होगा, ई ए कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी जाएगी, 0। तो ये है मिनिमम। तो कोई भी आपसे बोले कि भाई साहब फ्लक्स मिनिमम कब होगा, आप बोलोगे 90 डिग्री पर, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, आप बोलोगे 0 डिग्री पे। अभी थोड़ी देर पहले देखा था यार, फ्लक्स मिनिमम मैक्सिमम मेरे फेस में जो लूप आ रहा था। ठीक है, जैसे मैंने उसको 90 किया, लूप का फेस ऊपर किया, तो ऐसे में कोई फ्लक्स नहीं आएगा। 90 होती है, फ्लक्स क्या होता है, 0। सही बात है कि नहीं बात है, मिटा दूं। समझा, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या, कुछ भी नहीं है, बहुत सारी फील्ड लाइंस, बहुत सारी क्या फील्ड लाइंस। और यहाँ पर जो मैंने अभी थीटा बनाया, थीटा जो मैंने cos थीटा लिखा, थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर दैट इज नॉर्मल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जो मैंने फ्लक्स पढ़ाया बहुत ही इसी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों से यार एक बहुत बहुत जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स का पार्ट नहीं है, आपको समझने वाली चीज है। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि इसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं। देखो कैसे करते हैं इसका एस्टिमेशन, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आप कभी एनसीईआरटी पढ़ो आपको पक्का मिलेगा, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी से अच्छी बुक कोई है ही नहीं अभी तक। ठीक है, बहुत सारी प्राइवेट पब्लिशर की बुक होंगी, बहुत अच्छी अच्छी बुक होंगी, रश्मि कैलिडे उनमें से एक है, डीसी पांडे उनमें से एक है, एससी वर्मा न्यूमेरिकल उनमें से एक है, सारी बुक है, लेकिन एनसीईआरटी का अलग ही लेवल है। ठीक है, वो क्यों है, एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो आपको बताती है कि भाई आपको 12th क्लास के हिसाब से आपको कितना पता होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, और अगर आप उसकी एक ही लाइन समझने बैठ जाए तो अपने आप में उसकी एक लाइन को डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है, और काफी काफी नॉलेज मिलेगी अगर आप उसकी एक लाइन को डिकोड करें। बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, सबसे पहले एनसीईआरटी। ठीक है, अब देखिए मान लो मेरा एक लूप है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो हो रही है, कैसे एस्टिमेट करते हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है और ये पूरा का पूरा एरिया है, हम इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं एरिया का। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं डेल्टा ए, और हम उसका नॉर्मल बनाते हैं ऐसे, एन कैप बना दिया। ठीक है, हम उसका नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम जो पहले हम सिर्फ फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट, सिर्फ हम अपने इस एलिमेंट से फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स
थ्रू दिस एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया और हम उससे फ्लक्स निकालेंगे। एनसीईआरटी ने बहुत प्यार से समझाया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक पढ़ के समझा करो, मैं पढ़ा रहा हूँ सही बात है, बट बुक से समझोगे तो और फील आएगा, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट, तो बहुत छोटा एलिमेंट है तो मैंने डेल्टा फाई ई कर दिया उसको, पर डेल्टा मतलब क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। इक्वल्स टू, क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और साथ में डेल्टा ए का वेक्टर। इस डेल्टा ए का वेक्टर नॉर्मल से मल्टीप्लाई करके वेक्टर मान दिया मैंने, अब नॉर्मल दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने वेक्टर दिखा दिया। तो ये फ्लक्स किसका है, सिर्फ उस छोटे से एलिमेंट का है। अगर आपसे बोलूं कि टोटल फ्लक्स निकालो, क्या निकालो, टोटल फ्लक्स। 11th में आप लोगों को पढ़ाया था डेल, डेल को जोड़ने के लिए अपन लोग समेशन करते हैं, मतलब एक पीस ये पढ़ा हुआ है प्लस एक पीस ये प्लस एक पीस ये प्लस 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 प्लस, इन सबको जोड़ूंगा, प्लस इतना जोड़ दूंगा, प्लस 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 प्लस, सब जुड़ जाएगा, समेशन करते हैं। इंटीग्रेशन अभी नहीं बता रहा हूँ क्यों। तो जैसे मैं समेशन करूंगा, तो जब समेशन करूंगा ये डेल फाई से क्या बन जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई ई, आगे क्या जाएगा, आगे क्या जाएगा, समेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा का ऐसी रहेगा और एरिया एलिमेंट ऐसा का ऐसी रहेगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आना चाहिए, मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन साइन क्यों लगाया। देखिए समझने की कोशिश कीजिए अप्रोक्सीमेशन साइन क्यों लगाया। देखो ये अप्रोक्सीमेशन बहुत बढ़िया है, इसके अंदर एनसीईआरटी ने भी रीजन दिया हुआ है। ये अप्रोक्सीमेशन इसलिए लगाया हुआ है, जो आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन साइन दिख रहा होगा, ये अप्रोक्सीमेशन साइन इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मैंने माना कि मेरा जो ये एलिमेंट रखा हुआ है उस एलिमेंट पे हर जगह पे जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। मतलब जैसे मान लो मेरा बहुत बड़ा एरिया था, मैंने उसमें एक छोटा सा एलिमेंट रख दिया, ठीक है। उस एलिमेंट में हर जगह पे फील्ड सेम है। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे फील्ड होता है, हल्का सा थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा, या फिर आपने इस एलिमेंट में देखा फील्ड कुछ और थी, दूसरे एलिमेंट में देखा तो फील्ड कुछ और हो सकती है। पहली बात तो उस एलिमेंट में ही अलग अलग जगह में अलग अलग फील्ड होगी, ठीक है। फिर जब आप दूसरा एलिमेंट पकड़ोगे तो उसमें फील्ड अलग हो सकती है, तो चांसेस हो सकते हैं कि फील्ड थोड़ा सा, हम यूनिफॉर्म भले ही बोल दें बट फील्ड फिर भी थोड़ी सी वेरी कर जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई हमने ना ये अप्रोक्सीमेशन साइन इसीलिए लगाया है। मोर एक्यूरेट क्या रहेगा पता है, मोर एक्यूरेट क्या रहेगा, जो आप इतना बड़ा एलिमेंट पकड़ रहे हो, इतना बड़ा एलिमेंट मत पकड़ो, बहुत एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ो बिल्कुल ना के बराबर, और उसको ना समेशन करने से बढ़िया उसको इंटीग्रेट करो। क्या करो, इंटीग्रेट करो। यानी कि जब डेल्टा ए आपका बहुत छोटा हो जाएगा तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। बट तब आपको समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले सिखाया वाला क्लास में कि जब भी डेल कभी बहुत छोटा होता है तो उसको हम डी से रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं डेल को, बोलो यार, जब भी कभी डेल बहुत छोटा होता है तो डेल किससे रिप्लेस होता है, डी से। ये सिखाया है। तो मोर प्रैक्टिकल कंसेप्ट पता क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है ना, वो समेशन नहीं करता, वो पूरी सरफेस को साथ लेके चलता है, वो मोर प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का साइन आ गया है समेशन में। जब भी समेशन रहेगा यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन रहेगा। अगर मैं इसे इंटीग्रेशन कर दूं तो ये ऐसे बन जाएगा ई डॉट डी ए, अभी डी हो गया और बाहर से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। ये सरफेस का साइन है, ठीक है। ये दिखाता है सरफेस इंटीग्रेशन, ये कि आपने 2 डायमेंशन में किया है, सिंगल डायमेंशन में नहीं किया। जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हो ना, अभी मैथ में पढ़ोगे वो सिंगल डायमेंशन इंटीग्रेशन होता है, आपने एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 2, इसमें एक्स और वाई दोनों चलते हैं, इसमें पूरा का पूरा एरिया चलता है, ठीक है। इसमें ये डबल डायमेंशन होता है, इसको अपन लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं इसको, ई डॉट डी ए, ये सरफेस इंटीग्रल होता है, डबल इंटीग्रेशन। 3 कर दूंगा तो वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। आप इतना ही समझो बस। तो अब आपको समझ आ रहा है कि समेशन है इसलिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन है, और किस तरह से निकालते हैं प्रैक्टिकली समझ आया। पहले छोटा सा एलिमेंट पकड़ा, उससे फ्लक्स निकाला, फिर उन सबको जोड़ दिया, ऐड कर दिया। फिर जब नोटिस किया ऐड करने में कुछ एरर आ रहे थे, तो ऐड करने से बेटर क्या है, इंटीग्रेट करना। लेकिन इंटीग्रेट में आपको बहुत छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता है, जितना बड़ा एलिमेंट लेते जाओगे उतनी जो आपके एरर्स हैं और बढ़ते जाएंगे। सही बात है कि नहीं बात, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत बिल्कुल एकदम बच्चों का जो क्वेश्चन है वो रद्दी क्वेश्चन वो करा देता हूँ एक, ठीक है, फ्लक्स के ऊपर बहुत रद्दी सा क्वेश्चन, ठीक है। मान लो क्या है, ये बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन पर कूलम, और आपको एरिया वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4 नहीं कुछ ऑलरेडी फोल्ड हो गया प्लस 2k कैप, और इसकी यूनिट क्या होगी, एरिया की मीटर स्क्वायर। हो सकता है कभी यहाँ पर आपको यूनिट चेंज कर दे, फिर आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। या यूज करता है वेक्टर को आगे पीछे कर सकता है, ठीक है। आप सभी को पता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय ई वेक्टर इनटू ए वेक्टर। बोला अभी तो पढ़ा, बिल्कुल रद्दी एकदम बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन, लेकिन रिप्रेजेंट करना आपको सीधे करना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू 2i कैप प्लस 8j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको पता है आई की मल्टीप्लाई जे से होते हैं वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो cos 90 होता है। तो आई की मल्टीप्लाई जे से, आई की मल्टीप्लाई k से नहीं हो सकती। आप लोगों ने क्लास में पढ़ा डॉट निकालना, तो आई की मल्टीप्लाई सिर्फ आई से, और आई डॉट आई क्या बन जाएगा 1, जे डॉट जे क्या बन जाएगा 1, के डॉट क्या बन जाएगा 1। तो सिर्फ आई की मल्टीप्लाई आई से करेंगे अपन लोग, बाकी अपने को करने की जरूरत 2 2 जा 4 आ गया 4 प्लस 3 8 जा 24 प्लस
4 2 जा 8, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया 24 8 28, अरे 30, बोला यार 36। यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन। आपको समझ आया? अगर आपको दिखाना है आप पूरा दिखा सकते हो कि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। ये आपको साइड में ये भी लिख देना कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के 1 होता है, और आई डॉट के 0, आई डॉट जे 0, और जे डॉट के 0। ये इन्फॉर्मेशन हमने यूज करी है, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन आराम से रद्दी से क्वेश्चन फोड़ दिया, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो, देख लेना, कंसेप्ट समझ गया ना, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, टाइम तो मुझे याद नहीं है, टाइम उस टाइम हो रहा होगा पता नहीं कितना, पता नहीं कितना, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भेजा है, बोलो भेजा है ना। उस क्वेश्चन में क्या समझने की कोशिश करते हैं। उस क्वेश्चन में ये है, बताता हूँ आपको, वो क्वेश्चन ये है, प्लस क्यू माइनस क्यू 4 charges are placed respectively at the 4 corners of a square of side A. Find the resultant field at the center of the square. ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर है। उसने बोला इस स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 चार्ज रखे हुए हैं, जिस ऑर्डर में, उसने क्या बोला, प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू, वो अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। इसके सेंटर में, इसकी साइड कितनी है, ए ए ए ए, ठीक है। आपको इसके बिल्कुल सेंटर पे, एग्जैक्ट आपको इसके सेंटर पे क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है। देखो यार, इसके सेंटर पे फील्ड निकालना बहुत आसान है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी वो टफ है या आप उसको नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आप अलग अलग अप्रोच अपनी ले सकते हो। अपन लोग जो अप्रोच लेंगे वो लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की। किसके लेंगे अपन लोग, फ्री बॉडी डायग्राम की, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करते हैं। जहां पर आपको फील्ड निकालनी है, आपने वहां पर टेस्ट चार्ज रख दिया, फील्ड निकालनी, फोर्स नहीं निकालना, बंदों ने फोर्स निकाल के भेज दिया, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा +1, ठीक है। और उसकी तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं थी, +1 रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इससे इसको जोड़ते हैं, ठीक है, देखते हैं कि ये इस पे कहाँ फील्ड आएगा। पहले डायगोनल जोड़ दो, डायगोनल से जरूरत पड़ने वाली, इसलिए मैं डायगोनल जोड़ रहा हूँ। मैं डायगोनल जोड़ दिया, ठीक है। मान लीजिए ये रखा हुआ चार्ज सेंटर पे, ठीक है। अब बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये इसको रेपेल नहीं करेगा? इसको हम दे दो 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 दे दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रेपेल नहीं करेगा। अच्छा मेरे राजा, तो ये इधर फील्ड लगाएगा इस पे E1, लगा दी, ठीक है। सेम तरीके से ये पॉजिटिव इसको नीचे की तरफ रेपेल करेगा ऐसे, तो ये लगाएगा फील्ड E2, ठीक है। अब ये वाला ध्यान से देखना, ये थर्ड वाला, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव किधर फील्ड लगाता है, अपनी तरफ, तो नेगेटिव इस +1 टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब E3 किधर लगेगा, इधर E3। सेम तरीके से ये फोर्थ, बोलो यार, सेम तरीके से ये वाला कौन सा, फोर्थ, ये भी नेगेटिव है, ये सब तरफ खींचेगा इस टेस्ट चार्ज को, आजा मेरी तरफ, E4। समझ आ गया, ठीक है। और आपको ये तो बताइए कि एंगल कितना होता है, 90। अब डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। समझ आ गया ये, तो इसका मतलब ऊपर तो कोई सीन ही नहीं है, सारा का सारा नीचे आ गया। हो सकता है कुछ बच्चे अपनी चॉइस से नीचे प्लस रखते, ऊपर माइनस रखते, तो उनका ये डायग्राम ऊपर की तरफ बनता, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर आपका डायग्राम देखेगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे आंसर बोलेंगे पूरे फील्ड डाउनवर्ड, कुछ लोग बोलेंगे अपवर्ड, तो वो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैंने यार जो नाम दिए हुए E1 E2 E3 E4, क्या ये सारे ई सेम है, चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर, किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर और चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। देखो मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी मार्क कर दी है, तो अब मेरे लिए इस माइनस और इस प्लस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डायरेक्शन मार्क हो चुकी है। पहली चीज समझने की कोशिश करते हैं, इसका चार्ज क्यू है, ठीक है, 1 पे लग रहा है, इसका चार्ज क्यू है, 1 पे लग रहा है, इसका चार्ज क्यू है, 1 पे लग रहा है, इसका चार्ज क्यू है, 1 पे लग रहा है, तो इसका मतलब इनके चार्जेस तो सेम है, रखे सबके सब वैक्यूम में है, ये भी सेम हो गया। अब देखते हैं इसका डिस्टेंस, देखिए इसका डिस्टेंस सेम, इसका डिस्टेंस सेम, इसका डिस्टेंस सेम, इसका डिस्टेंस सेम। इसका मतलब यार जब इनके चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 इक्वल्स टू E4, और इन सबकी वैल्यू क्या मान लो, E। चारों फील्ड बराबर है, E1 E2 E3 E4, क्योंकि इनके डिस्टेंस सबके बराबर है और चार्जेस सबके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक फील्ड निकालूंगा, मैं कोई भी एक फील्ड निकालूंगा। देखो निकालने की कोशिश करता हूँ। अब आप मुझे बताओ, समझदार बच्चे हो, ये डिस्टेंस कितना होगा। देखो ये ए आपको कल ही सिखाया था, ये पूरा का पूरा कितना होगा, A√2। ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, A√2। फिर आप A√2 का हाफ करोगे, देखो A√2, ये पूरा आ गया A√2। फिर आप इस A√2 का हाफ करोगे,
इधर दिख रहा है a√2 दिख रहा है। a√2 का आप हाफ करोगे, जब हाफ करोगे तो क्या आएगा a/√2। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका a/√2। तो डिस्टेंस आएगा आपका a/√2। पाइथागोरस लगाओ ना, a कल सिखाया था a√2 का हाफ कर देंगे तो a/√2 आ गया। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, सिर्फ हम इससे किसी भी एक से फील्ड निकाल लेते हैं। मान लो मैं E1 क्यों निकाल रहा हूँ, E1 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बच्चों ने के लिख के किया है कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, सोर्स चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा a/√2 का स्क्वायर। सही बात है, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करूंगा तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब इसको स्क्वायर करूंगा ये कितना बनेगा। इस 4 को मत छेड़ना, इस 4 को ऐसे रन दो कि कभी कभी बच्चे ये करते हैं गलती, इस 2 का स्क्वायर आएगा ऐसा, इसको काट देंगे, नहीं काटना, इसको ऐसे रन दो क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली पड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये 2 स्क्वायर आएगा तो 2 ऊपर जाएगा 2Q और नीचे क्या आएगा a², √2 का स्क्वायर 2 बन गया। ये मेरी E आ गई। आप बताओ जो मेरी E1 है यही तो बराबर है किसके, E के, पर यही वैल्यू है सारी के E2 E3 E4 सब बराबर तो है ये, यानी कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो पूरी की पूरी यही तो है। सही बात है कि नहीं बात है। अब मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली, अब जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम उठाओ, इसका पोस्टमार्टम करो। ए ट्राइंगल आ जाए इधर, पोस्टमार्टम मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे करते हैं पोस्टमार्टम, ऐसे करते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, कट से एक लाइन खींची, ठीक है, उस लाइन पे पॉइंट बनाया जो पॉइंट आपको चाहिए, इस पॉइंट पे ऐसे जा रही है फील्ड। ठीक है, आपको पता है E2 भी E है और E1 भी E है, तो इस पे दो तो जा रहे हैं E, ये जा रहा है E और ये भी क्या जा रहा है E। सेम तरीके से आप इधर बनाएंगे, इस पे भी क्या जा रहा है, ये जा रहा है E और ये भी क्या जा रहा है E। सही बात है, ठीक है, सही बन रहा है क्या, ओहो बराबर बन गया, अच्छा लगा देखने में। अच्छा, तो सुंदरता तो ऐसे हो गई, ये भी बन गया E और ये बन गया E। देखो ना सबके नाम ई है ना, तो इसका भी नाम ई हुआ, 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 ये आ गया। अब इस डायग्राम की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, ये डायग्राम आपके लिए बेकार हो गया। ठीक है, जैसे ही मैं जब मैं इसका रिजल्ट बनाऊंगा, ठीक है, आपको पता है कि इस ई की ये एंगल कितना होगा इसका 45 डिग्री, पूरा 90 था। ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री। इस ई का, इस सिर्फ इस ई का नीचे क्या आएगा E cos 45, इस ई का भी नीचे क्या आएगा E cos 45 आ रहा है। ठीक है, और इस ई का यहां पर क्या आएगा E क्या आएगा, बोलो यार, एक काम करो, ये ई दिख रहा है ना, इनको 2E ले लो, बाद में ऐड करोगे फालतू में क्या फर्क पड़ रहा है। तो ई चलो थोड़ा ऐसे कर लो, ई ये क्या आ गया E sin 45, और इस दूसरे वाले का भी इधर कितना आएगा E sin 45। कुछ लोग सीधा 2E sin 45 इसको 2E cos 45 करते हैं। ठीक है, सेम तरीके से आप इसके दो कंपोनेंट सॉल्व करो, तो इसके जब आप दो करोगे तो इसके भी नीचे दो आएंगे, कौन कौन से E cos 45 और E cos 45, दो इसके भी आ गए, बोलो। और इसके इस वालों के इधर क्या आएंगे साइन, दो साइन आएंगे, तो E sin 45 E sin 45। मैं बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसको वैसे भी कर सकता था। कैसे, मैं डायरेक्टली करता था, ई को 2E मान लेता, नीचे इधर इन दोनों के वजह से मानता 2E cos 45 और 2E sin 45, फिर ई 2E मान लेता, 2E cos 45 2E sin 45। अब देखो E sin 45 E sin 45 E sin 45 E sin 45 कट गया। ठीक है, अब जब आपने रिजॉल्व करा तो सिर्फ इसी की वैल्यू बच गई। अब देखो ध्यान से, आप आपके ये चारों के चारों वेक्टर जो है वो कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, बोले यार वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके चारों वेक्टर कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो आपका सब नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। कितने हैं ये 1 2 3 4, तो यहाँ आपके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे, वो कितनी है 4E cos 45। सही बात है कि नहीं बात है। तो जो आप E नेट निकालोगे वो क्या आएगा आपका 4E की वैल्यू कितनी है इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2Q A² इंटू cos 45 कितना होता है 1/√2। मैं उम्मीद कर रहा हूं अब तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। आप 4 पाई से काटना है आपको, जितना काट दो, ठीक है, जितना आप कर सकते हो, नहीं काटना मत काटो। आपको इस √2 से काटोगे तो क्या बन जाएगा, √2 तो ऊपर आएगा √2, देखो ना ऐसे कटेगा तो √2 आएगा ना ऊपर, √2Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट A²। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये भी जितना लोग ए भी छोड़ दें ये भी चलेगा, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से ए की वैल्यू पक्का पुट करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आंसर समझ आ रहा होगा, बिल्कुल सही है, √2Q पाई एप्सिलॉन A²। आपको समझ आया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है,
तो जब अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो में आप लोगों के लिए मस्त टॉपिक ले आएंगे राप्टिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। होता क्या है, बनते क्यों है, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक, डाई माने दो, ठीक है, डाइपोल, डाइपोल क्या होते हैं, ठीक है, वो सब सीखेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।